नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रियदर्शन कुमार। मैं आप दोस्तों के द्वारा की जा रही बीपीएससी की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए बीपीएससी स्पॉट के नाम से चैनल शुरू कर रहा हूं। इसके माध्यम से मैं प्री कम मेंस की तैयारी करवाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें तथा अपने मुकाम को आसानी से हासिल कर सकें। मित्रों, मैं सबसे पहले बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की तैयारी पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार हम तैयारी करें, किस प्रकार हम विषय को पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, सही तरीके से प्रश्नों को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो मित्रों, मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की तैयारी की रणनीति पर सीधे सीधे चर्चा करता हूं। मित्रों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम संबंधित एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर बात करें। जैसा कि मैं सबसे पहले बीपीएससी के जीएस पेपर 2 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर ध्यान देंगे। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के ट्रेंड को देखें और उसके अनुसार हम रणनीति बनाएं और इसके ज़रिए आपको इस चीज़ का भी पता चल सकेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी जो तैयारी की दिशा होगी वह किस ओर होगी, कैसे करनी है, कैसे नोट्स बनाना है, आदि आदि चीज़ों पर हम सही से गौर कर सकेंगे और उन समस्याओं का विश्लेषण कर उसके निराकरण की ओर हम बढ़ सकेंगे। अब दूसरी बात है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की समझ। मित्रों, यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे तो उसे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यह जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है और यह कहीं ना कहीं करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि आप जब पढ़ रहे होंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था तो आपको उनकी बारीकियों की बेहतर समझ होनी चाहिए। आप उन चीज़ों को सही तरीके से व्याख्यायित कर पाएँ, क्योंकि इससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वह स्ट्रेट फॉरवर्ड के नहीं होते हैं। इससे पूछे जाने वाले प्रश्न कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और हम अप्लाई तब तक नहीं कर पाएंगे जबकि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की समझ हम में बेहतर ना हो। उसके बाद है सामरिक घटनाक्रमों पर नज़र। सामरिक घटनाक्रमों पर नज़र। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कहीं ना कहीं करंट बेस्ड होते हैं, करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समसामयिक घटनाक्रमों पर नज़र रखें ताकि आप सही तरीके से प्रश्नों को टैकल कर सकें और सही से उत्तर लिख सकें। अब समसामयिक घटनाक्रमों पर नज़र रखने के लिए
आप 3 चीज़ों को अपना सकते हैं। पहला न्यूज़पेपर, दूसरा मैगजीन और तीसरा इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, ताकि आपकी नज़रों से कोई भी समसामयिक समस्याएं जो कि महत्वपूर्ण हैं वह छूटे नहीं। तो समसामयिक घटनाक्रमों पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, चौथी चीज़ है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले प्रश्न कहीं न कहीं संबंधित स्टेट से जोड़कर पूछे जाते हैं। उस स्टेट की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बीपीएससी प्री कम मेंस की तैयारी करवाऊंगा, तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि बिहार से संबंधित या बिहार में जो भी समस्याएं सोशल इशू उठ रहे हैं उन सोशल समस्याओं पर हम उन सोशल समस्याओं पर नज़र रखें, ताकि उन समस्याओं से संबंधित नोट्स बेहतर तरीके से बना सकें। दूसरी चीज़ है कि राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बिहार विशेष से जोड़कर पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 59th बीपीएससी में पूछे गए एक मेंस के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। क्वेश्चन है कि भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन करें। 2015 के बिहार चुनाव को जाति की भूमिका ने किस प्रकार प्रभावित किया है। अगर देखें तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या है, तो भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका, पहले इसकी चर्चा करनी है। उसके बाद 2015 के बिहार चुनाव को जाति की भूमिका ने किस प्रकार प्रभावित किया है इसकी चर्चा करनी है। और तीसरी चीज़ कि भारतीय संविधान में जाति से संबंधित जो भी डिबेट रहे हैं, वाद रहे हैं या फिर आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स का उपयोग फैक्चुअल रूप में करना है, ताकि सामने वाला जो है वह समझ सके कि नहीं, इसके इतिहास की जानकारी छात्रों को बेहतर है। मित्रों, 5वीं चीज़ है टॉपिक का चयन। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और टॉपिक के चयन की इसलिए भी ज़रूरत है, टॉपिक का चयन, ताकि आप इस पर विशेष फोकस कर सकें। क्योंकि एक बात का ध्यान रखें कि इससे संबंधित प्रश्न जो है निरंतर पूछे जाते रहे हैं। तो जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करेंगे, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और प्रस्तावना में ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछे जाते रहे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्व एवं इसकी वैधानिक स्थिति। यहाँ भी देखें तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। और जब हम भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्व की बात करते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य है कि राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं भारतीय संविधान जो लिखा गया है उसका क्या महत्व है। क्योंकि प्रस्तावना में भारतीय संविधान से संबंधित सारी चीज़ें प्रस्तावना में ही निहित हैं कि
आखिर हमने जो संविधान लिखा है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो महत्व में हम उस ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे जिसकी संविधान में चर्चा की गई है, चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, पंथ निरपेक्ष हो, डेमोक्रेसी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी चर्चा संविधान में की गई है। इसी में दूसरी चीज़ है इसकी वैधानिक स्थिति। तो जब हम वैधानिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम प्रस्तावना से संबंधित अब तक जो भी वाद रहे हैं, चाहे 1967 के गोपालन वाद हो या फिर 1973 के केशवानंद भारती वाद हो, तो इस वाद से संबंधित जो भी निर्णय दिए गए हैं उसके आलोक में हम अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसी में दूसरी चीज़ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रस्तावना से संबंधित, और यह कहीं न कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम देखें कि वर्तमान में सामाजिक न्याय से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और जो कि हॉट हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जिस पर बहुत चर्चा है, हमेशा न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। उन चीज़ों को हम नोट करेंगे ताकि हमारा बेहतर नोट्स बन सके। जैसे मान लें कि जाति व्यवस्था से संबंधित हो, या आरक्षण की समीक्षा से संबंधित हो, या अल्पसंख्यकों की स्थिति से संबंधित हो, तो यह कहीं न कहीं, या फिर शिक्षा से, यह कहीं न कहीं सामाजिक न्याय से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसी प्रकार आर्थिक है, आर्थिक समानता की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक समानता जो है, ये हम जानते हैं कि यह कभी भी आर्थिक समानता संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इस दिशा में हम काम कर सकते हैं और एक जो गैप है उस गैप को हम कहीं न कहीं कम कर सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक न्याय। अक्सर कहा जाता है कि वोट दे देने से या फिर चुनाव में खड़ा हो जाने से राजनीतिक न्याय हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और इसके अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिसकी आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना से ही पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़े जाने का औचित्य। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, उसको लेकर भी काफ़ी बहस का मुद्दा रहा है, और अक्सर इससे संबंधित जो प्रश्न उठाए जाते हैं, और कहा जाता है कि क्या अगर संविधान में पंथ निरपेक्षता या समाजवाद शब्द नहीं जोड़ते तो क्या भारत समाजवादी देश नहीं हो सकता था, या पंथ निरपेक्ष भारत नहीं हो सकता था। तो मित्रों, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देनी है। उसके बाद है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। इन सब चीज़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम मौलिक अधिकार की ही बात करें तो आज देख सकते हैं कि किस प्रकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसकी संविधान में चर्चा अनुच्छेद 19 में की गई है, कि किस प्रकार उसे सीमित करने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है।
किस प्रकार हमारे निजता के अधिकार को भी चोट पहुंचाने की बात की जा रही है। किस प्रकार मीडिया की भूमिका को लेकर भी एक प्रकार का जो द्वंद्व पसरा है समाज में, देश में, उस पर भी गौर करने की बात है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, आरक्षण की समीक्षा, अल्पसंख्यकों जो कहीं न कहीं सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों पर आप गौर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है ताकि वह समय समय पर ये ज़रूरत के अनुसार वह सोशल वेलफेयर के लिए सरकार समय समय पर कदम उठा सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, बिहार में ही शराबबंदी को ले सकते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी प्रकार है मौलिक कर्तव्य, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी हाल में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो किया जाता है और प्रदर्शन के दौरान कुछ उग्र तत्वों द्वारा और सामाजिक तत्वों द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति की हानि पहुंचाई जाती है, उस पर सरकार के द्वारा प्लस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह गाइडलाइंस आया है कि आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है, प्रदर्शन करने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि उस आज़ादी के नाम पर आप सार्वजनिक संपत्तियों को हानि पहुंचाएं। यह अपराध है। तो आप जो है, अगर मौलिक कर्तव्य से ही अगर पूछा जाता है तो आप इन चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद है सरकार के अंग। तो यह भी हम लोगों के लिए एक हॉट टॉपिक है, क्योंकि अभी देख लें, पिछले 7-8 वर्षों से विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और कहीं न कहीं सरकार के द्वारा न्यायपालिका पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि न्यायपालिका जो है वह कहीं न कहीं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके विधायिका के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। या फिर टकराव का दूसरा बिंदु है जजों की नियुक्ति को लेकर, और यह कहीं न कहीं एक प्रकार का जो है एक नेपोटिज्म देखने को मिलता है। उस नेपोटिज्म के विरोध में ये चीज़ें उभर कर आई हैं कि क्यों ना एक अलग संस्था का गठन किया जाए, एक अलग इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाए जिसके माध्यम से न्यायाधीश की नियुक्ति हो। और यही कारण है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया। हालांकि ये न्यायपालिका के द्वारा इसको जो है नहीं माना गया और इसे खारिज कर दिया गया, और न्यायपालिका के द्वारा कहा गया कि यह कहीं न कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश करेगी। इसी में है, आगे है राज्यसभा का औचित्य, संसदीय सुधार, विपक्ष की भूमिका आदि अनगिनत क्वेश्चंस हैं जिस पर निरंतर बहस चलती रहती है। यह इसलिए आपको सरकार के अंग में इन विभिन्न जो टॉपिक हैं इसको आपको सही तरीके से कवर करना पड़ेगा और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। उसके बाद है संघ राज्य संबंध। यह भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ राज्य संबंध से। तो संघ राज्य संबंध में जो है राज्यपाल की भूमिका को लेकर शुरू से ही लंबे समय से एक बहस का विषय रहा है कि
राज्यपाल को लेकर हमेशा यह आरोप सरकार पर लगाया जाता है कि सरकार जो है, राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करता है। इसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी, राज्यपाल के स्वविवेक के अधिकार को लेकर भी, इसी प्रकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लेकर भी निरंतर जो है एक प्रकार का विवाद जो है वह बना रहता है। अब एक और चीज़ देखेंगे कि आजकल जो है स्पीकर की भूमिका को लेकर भी अब एक बहस छिड़ गई है कि कहीं ना कहीं जिस तटस्थता की बात की जा रही है, जिस न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, वह अब नहीं रह गया है। स्पीकर के द्वारा पक्षपात किया जाता रहा है, चाहे टाइमिंग को लेकर हो या फिर किसी समस्या को उठाने के लेकर हो, या इस प्रकार से अनगिनत जो, या फिर छोटे दलों को अधिक समय दिया जाता है या अधिक महत्व, कम महत्व दिया जाता है, बड़े दलों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के अनगिनत जो है, इससे संघ राज्य संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर संघ राज्य संबंध के बीच जो है वित्तीय को लेकर है कि सही ढंग से जो है वित्त का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जिम्मेदारी राज्यों पर अधिक है, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ वह इनकम नहीं है ताकि वह राज्य जो है अपनी सुविधा अनुसार शासन चला सके। उसके बाद है चुनावी आचार संहिता को लेकर भी एक प्रकार का बहस का मुद्दा है, या फिर आजकल देखिए कि ईवीएम को लेकर है, या फिर ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है, या चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव की घोषणा की जाती है उसके टाइमिंग को लेकर है। कहीं ना कहीं यह कहें कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी एक बहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो हम जब तैयारी करेंगे तो इन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक और जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है CAA को लेकर, CAA और NRC को लेकर। और यह आपके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में, या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में उभरा है। और लगभग CAA NRC को लेकर लंबे समय तक पूरे भारत में एक आंदोलन भी चलता रहा है, और कहीं ना कहीं यह जो कानून है इसमें एक प्रकार का जो बायसनेस दिखाई पड़ता है, या ये कहें कि एक धर्म विशेष के प्रति जो पक्षपात दिखाई पड़ता है, उसको लेकर एक बहस का विषय पूरे भारत में रहा है और इससे संबंधित आंदोलन भी चलते रहे हैं। आपको इन चीज़ों पर भी गौर करनी होगी। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं, उसमें इसकी चर्चा की गई है। आप इस पर भी थोड़ा सा बढ़िया से स्टडी करेंगे। तो मित्रों, अब तक जो मैंने चर्चा की वह भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी कैसे करें की रणनीति पर। तो सभी को अगर कंक्लूड करें तो
हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कहीं न कहीं करेंट इशू से जुड़ा हुआ है और अप्लाई बेस्ड है प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर इन चीज़ों पर सही से आपकी पकड़ है तो आप आसानी से अपने उत्तर लिख सकते हैं और आकर्षक उत्तर लिख सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक मैंने मेन की बात की, अब मैं प्री की बात करूँगा। तो इसके संदर्भ में मैं बस ये कहूँगा कि प्री की तैयारी अलग से नहीं होती है। प्री की तैयारी जब भी होगी मेंस के साथ ही होगी। जब आप पढ़ रहे होंगे तो प्री से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वह कहीं न कहीं आपके मेन की तैयारी में बनाए जा रहे नोट्स में ही समाहित होते हैं, क्योंकि अन्य कंपटीशन से इसकी भिन्नता यह इसलिए ये अलग है क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कहीं न कहीं दो चार को छोड़ दे तो फैक्चुअल बेस्ड नहीं होते हैं। फैक्ट तो दिखाई पड़ेंगे लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट है और यह कॉन्सेप्ट तभी डेवलप हो पाएगा जबकि आप जो है राज्य व्यवस्था की तैयारी जो है समग्रता में करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी चर्चा जो है समाप्त करूँगा और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है वह भारतीय संविधान के परिचय से है। मैं वहीं से अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करूँगा। आप इस चैनल को बीपीएससी स्पोर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।